मॉर्निंग बच्चों, मैं डॉक्टर मधुलिका सिंह उज्ज्वल। आज की कक्षा में जो हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, वह है मैकियावेली को अपने युग का शिशु क्यों कहा जाता है, या उसे पुनः जागरण का प्रतिनिधि क्यों कहा जाता है। तो अपने युग का शिशु क्यों कहा जाता है, इसका जवाब हम यह दे सकते हैं बच्चों कि उसके समस्त राजनीतिक दर्शन और विचारों पर जिस युग में वह पैदा हुआ था, उस युग की परिस्थितियों का अत्यधिक प्रभाव देखा गया। वह, जैसा कि डनिंग ने कहा, यह प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस वासी वास्तविक अर्थों में अपने युग का शिशु है, क्योंकि तत्कालीन परिस्थितियों का मैकियावेली के दर्शन और नीतियों पर जितना स्पष्ट और व्यापक प्रभाव हम देखते हैं बच्चों, अन्य किसी भी पाश्चात्य दार्शनिक के दर्शन पर या विचारों पर इतना प्रभाव नहीं देखा गया है। उसके चिंतन पर हम उस समय की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और नैतिक वातावरण की स्पष्ट छाप देख सकते हैं, जिसको हम यहाँ पर सेबाइन के शब्दों में भी बता सकते हैं। सेबाइन ने भी ये बताने की कोशिश की है इस कोटेशन में कि मैकियावेली का अपने युग की परिस्थितियों का कितना प्रभाव था, मैकियावेली के दर्शन पर, उसके विचारों पर। सेबाइन का कोटेशन मैं बताना चाहूँगी आपको यहाँ पर। सेबाइन लिखता है बच्चों कि उसके युग का कोई भी अन्य व्यक्ति यूरोप के राजनीतिक विकास की दिशा को इतनी स्पष्टता के साथ नहीं देख सका जितनी स्पष्टता के साथ इसे मैकियावेली ने देखा। कोई भी अन्य इटली को उतने अच्छे रूप में नहीं जानता था जितना कि मैकियावेली। तो सेबाइन का यह कोटेशन इनफ है, पर्याप्त है बच्चों, यह बताने के लिए कि मैकियावेली के समस्त राजनीतिक चिंतन और दर्शन पर उस युग का कितना प्रभाव था। अब हम जो पढ़ेंगे वह है कि मैकियावेली अपने युग का शिशु क्यों कहा गया, या उसको अपने युग का शिशु क्यों बतलाया गया। उन कारणों को, या आप कह सकते हो उन बिंदुओं को, जिनको पढ़ने के बाद हमें भी स्पष्ट हो जाएगा कि उसके राजनीतिक चिंतन और दर्शन पर तत्कालीन परिस्थितियों का कितना गहरा प्रभाव था, जिसने अंततः उसके दर्शन को आधार दिया, उसकी रूपरेखा प्रस्तुत की। तो कुछ बिंदुओं में हम इसको पढ़ेंगे कि मैकियावेली अपने युग का शिशु क्यों कहा जाता है। और यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहूँगी बच्चों कि मैकियावेली का जो ये काल था, ये पुनः जागरण का भी काल था। ऐसे में उसे अपने युग के शिशु के साथ साथ पुनः जागरण का प्रतिनिधि भी कहते हैं। तो अब हम चर्चा करते हैं उन बिंदुओं की जो मैकियावेली को अपने युग का शिशु या पुनः जागरण का प्रतिनिधि साबित करते हैं, या उसको बताने में काफ़ी अहम दिखते हैं। तो पहला है शक्तिशाली राजतंत्रों की स्थापना, यानी उस समय मैकियावेली के समय, वैसे तो आपको पता है यदि आपने पढ़ा है हिस्ट्री, तो रोमन साम्राज्य, पोप की सत्ता आदि का चलन था बच्चों। चर्च हावी था राजनीतिक सत्ता पर, परंतु धीरे धीरे मैकियावेली के समय में इस सब का अंत होने लगा था। जो निरंकुश शक्तिशाली राजतंत्रों की स्थापना का भी ये दौर था, चाहे वो इंग्लैंड में हो, चाहे वो फ्रांस में हो, और चाहे वो स्पेन में हो। इन निरंकुश राजतंत्रों ने जो पूर्व के सामंतों की शक्ति, पोप की काउंसिल
आदि को समाप्त कर दिया था और शक्तिशाली और समृद्धशाली शासन व्यवस्थाओं की स्थापना की। इसको देखते हुए ही मैकियावेली भी समस्त इटली की राजनीतिक शक्ति का केंद्रीयकरण चाहता था, क्योंकि उसका मानना था कि इसके साथ ही इटली में एकता और सुदृढ़ता की स्थापना की जा सकती है। अपनी पुस्तक प्रिंस और डिस्कोर्सेज में उसने इस तरह के विचार भी अभिव्यक्त किए हैं। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पर जो उसके अपने युग का शिशु साबित करते हैं, वह है बच्चों राष्ट्रीयता की भावना। यहाँ पर मैकियावेली ने देखा कि इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन में राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। इन राष्ट्र के निवासियों ने स्वयं में राष्ट्र के प्रति एकता की भावना अपना ली थी और अपने आप को उस राष्ट्रीयता की भावना के कारण, अपने राष्ट्र से जुड़ने के कारण वह अपने आप को दूसरे राष्ट्रों के निवासियों से अलग समझने लगे थे। जबकि इसके विपरीत इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन के विपरीत मैकियावेली का इटली 5 राज्यों में बटा हुआ था। और न केवल 5 राज्यों में बटा हुआ था बच्चों, वरन ये जो 5 राज्य थे ये परस्पर युद्धरत थे और इनके युद्धरत रहने का फायदा फ्रांस, स्पेन, पोप आदि सभी निरंतर उठाए जा रहे थे। इनकी इस संघर्षों को और अधिक तूल देने के लिए वह इनके मामलों में, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे थे और उनको युद्ध के लिए निरंतर प्रोत्साहित कर रहे थे। तो इस प्रकार से इटली में फूट, गृह युद्ध और विदेशी व्यक्तियों का शासन चल रहा था। यहाँ पर मैकियावेली, जो स्वयं एक उच्च कोटि का देशभक्त था, उसने देखा कि फ्रांस एक शक्तिशाली राजा के कारण ही राज्यों का एकीकरण कर पाया है, तो क्यों न इटली में भी इस तरह का स्थापना हो कि इटली का एकीकरण हो जाए और नागरिकों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हो। या आप कह सकते हो यहाँ पर मैकियावेली ने नागरिकों में राष्ट्रीयता की भावना का संचार कर इटली में एक सशक्त, शक्तिशाली राज्य की स्थापना का स्वप्न देखा, उसके एकीकरण का स्वप्न देखा। और उसकी सभी रचनाओं में हम जो उस वक्त की इटली की फूट है, उसका गृह युद्ध है, विदेशी शासकों द्वारा जो निरंतर हस्तक्षेप किया जा रहा है वहाँ पर, और इस सब से प्रभावित या इस सब का समाधान उसने इटली के एकीकरण की इच्छा के रूप में व्यक्त किया अपनी सभी रचनाओं में। अब तीसरा पॉइंट जो उसको अपने युग का शिशु या पुनः जागरण का प्रतिनिधि ठहराता है बच्चों, वह है पुनः जागरण। तो पुनः जागरण का जो काल है, जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है उन्होंने पढ़ा होगा रेनेसां। तो पुनः जागरण का जो काल था बच्चों, वो मध्य युग का अंत था। मध्य युग में जो भी कुछ चल रहा था, भ्रष्टता, अनैतिकता, पोप और रोमन साम्राज्य की अनैतिक नीतियाँ, उन सब का एक तरह से अंत हो रहा था और उसकी जगह ले रहा था बुद्धि, विवेक और तर्क। और इसी का परिणाम था बच्चों कि मैकियावेली के दर्शन पर, मैकियावेली के विचारों में हम जो राजनीतिक क्षेत्र में धर्म, नैतिकता, चर्च और बाइबलवाद के प्रभाव को अंत करने को प्रोत्साहन देख रहे थे।
उसके द्वारा पुनः जागरण के उस युग में जो व्यापार है, जो यातायात है, उनके साधनों में नवीन जो विकास हो रहे थे, जो नई चेतना पैदा हो रही थी, जो नए दृष्टिकोण विकसित हो रहे थे, स्वतंत्रता की जो नई भावना विकसित हो रही थी, जीवन में जो नवीन मूल्य जन्म ले रहे थे, उन सभी को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। उसने अपनी रचनाओं में तत्कालीन मध्ययुगीन जो भी विचारधारा थी, उसकी सभी सीमाओं और प्रतिबंधों से मुक्त एक स्वच्छ बौद्धिक, तार्किक और विवेकपूर्ण भावना को प्रधानता दी। उसके चिंतन में अब सामंतवाद के स्थान पर राष्ट्रवाद और राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग करने का सिद्धांत तथा शासन को सिद्धांत नहीं वरन एक कला के रूप में प्रतिपादित करना को हमने देखा। क्योंकि मैकियावेली के मन में बच्चों पुनः जागरण की जो यह धारणा थी वह गड़गड़ गई कि मानव स्वयं ही अपने जीवन का निर्माता है, यह विश्व विकासशील है और इसमें उन्हीं का अस्तित्व रहता है जो अस्तित्व के लिए संघर्ष करते हैं। इस प्रकार से मैकियावेली ने पुनः जागरण की इस धारणा को अपने दर्शन में पूरी तरह से परिलक्षित किया और न केवल तत्कालीन परिस्थितियों और समस्याओं के बारे में अपनी रचनाओं में लिखा, वरन उनको सुलझाने के, उन तत्कालीन राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने के सुझाव भी दिए। और इस तरह से हम देखते हैं बच्चों कि उसके दर्शन और विचारों पर उस पुनः जागरण का स्पष्ट प्रभाव दिखता है, स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। अब जो अगला पॉइंट है जो उसे अपने युग का शिशु या पुनः जागरण का प्रतिनिधि साबित करता है बच्चों, वह है धर्म और नैतिकता को राजनीति से अलग करना। तत्कालीन समय में मैकियावेली ने यह अनुभव किया कि राजनीति में धर्म और नैतिकता के बहाने से जिस भ्रष्टता का समावेश हुआ है उसको यदि व्यवस्था से, शासन से, समाज से हटाना है तो इसके लिए आवश्यक है कि राजनीति का धर्म और नैतिकता से पृथक्करण हो जाए। यानी उसका मानना था कि राजनीति और धर्म और राजनीति और नैतिकता कभी एक साथ नहीं चल सकते हैं। उसने अपने समय की परिस्थितियों के अनुसार अपने राजा को सलाह दी कि यदि उसको राज्य का अस्तित्व बनाए रखना है तो धर्म और नैतिकता के सिद्धांतों की चिंता किए बगैर लोक कल्याण के जो साधन हैं उनको तवज्जो देनी चाहिए। राजा को छल बल, साम दाम, दंड भेद आदि सभी प्रयत्न करके अपने राज्य और अपने शासन की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि उसने देखा कि फ्रांस, इंग्लैंड और स्पेन ये सभी राज्य धर्म और नैतिकता से परे अपने स्वार्थ की सिद्धि में लगे हुए हैं और उनके आगे बढ़ने का भी, उनके शक्तिशाली समृद्धशाली होने का भी यही कारण है कि उनकी राजनीति का धर्म और नैतिकता से कोई लेना देना नहीं है। उसने अपने समय में चर्च को जिस भ्रष्ट रूप में देखा बच्चों, उसके लिए उसने लिखा भी कि हम इटालियन रोम के चर्च और उसके पुजारियों के कारण ही अधार्मिक और बुरे हो गए हैं। चर्च के हम एक और बात के लिए भी ऋणी हैं और यही बात हमारे लिए चिंतन
विध्वंस का भी कारण है कि चर्च ने हमारे देश को विभाजित रखा है और वह अब भी ऐसा ही कर रहा है। तो कुल मिलाकर मैकियावेली द्वारा राजनीति से धर्म और नैतिकता का जो अलग करने का सुझाव है बच्चों, वह उसे अपने युग का शिशु साबित करता है, क्योंकि उसने अपने युग में देखा कि धर्म और नैतिकता के बहाने से राजनीति की जा रही है और लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और राजनीति भ्रष्टतम होती जा रही है। तो यदि राज्य का प्रश्न आए, राज्य के नागरिकों का सवाल हो, तो धर्म और नैतिकता का बहाना शासक न करे, इसको परे रखते हुए अपने राज्य की रक्षा के लिए, अपने राज्य के स्थायित्व के लिए, उसकी एकता के लिए, उसके संगठन के लिए साम दाम दंड भेद कुछ भी उपाय करके कर सकता है या उसको करने चाहिए। अब अगला जो पॉइंट है जो उसको अपने युग का शिशु साबित करता है बच्चों, वह है उसकी मानव के स्वभाव संबंधी अवधारणा। अभी तक जितने भी हमने बिंदु डिस्कस किए हैं बच्चों, उनमें देखा है कि मैकियावेली का जो चिंतन है वो तत्कालीन परिस्थितियों से प्रभावित रहा है। और तत्कालीन परिस्थितियां जैसा कि हमने पढ़ा, इटली बटा हुआ था और बटे हुए सारे राज्य आपस में गृह युद्ध में, निरंतर युद्ध में संघर्षरत थे। तो ऐसे में इटली की जो यह हालत थी, उसके पीछे मैकियावेली की सोच थी कि मानव का जो स्वभाव है वह बेसिकली अच्छा नहीं है। मानव का स्वभाव, या आप कह सकते हो इटली के नागरिकों का वह जो आचरण है वह स्वार्थी मानता था और उनके स्वार्थी आचरण के कारण ही वह इटली की इस दशा के लिए जिम्मेदार मानता था कि जो मानवों का स्वभाव है, इटली के नागरिकों का स्वभाव है, उनके स्वभाव के कारण ही, स्वार्थी, लोभी, भ्रष्ट स्वभाव के कारण ही इटली की यह हालत हुई है। तो ऐसे में मैकियावेली मानव के लिए या मानव स्वभाव के लिए यह सोचने लगा था, या उसके मन में एक तरह से यह बैठ गया था कि मानव में न तो ईश्वरीय गुण है, न ही वह एक नैतिक प्राणी है, वरन वह एक जानवर है जो अपनी चालाकी और खूंखार प्रवृत्ति के कारण केवल अपने स्वार्थों की पूर्ति में लगा रहता है। तो कुल मिलाकर बच्चों, तत्कालीन इटली की जो दशा हो रही थी उसके लिए मैकियावेली को लगा था कि मानव का जो बेसिक बुरा स्वभाव है वह भी जिम्मेदार है। उसने देखा, चाहे शासक में हो चाहे वहाँ के नागरिकों में हो, उसने देखा किसी का भी इटली के प्रति कोई, आप कह सकते हो, कर्तव्य, कोई जिम्मेदारी नहीं है, और यही वजह है कि इटली की यह दशा हुई है। तो इस प्रकार से बच्चों, जो तत्कालीन समय में हो रहा था इटली में, वह सब मैकियावेली पर प्रभाव डालने वाला, उस सब ने मैकियावेली पर प्रभाव डाला और मैकियावेली के विचारों, उसके चिंतन, उसके दर्शन को प्रभावित किया। और यही कारण है कि उसको अपने युग का शिशु कहा गया या माना गया। सरल शब्दों में मैं इस पूरे आपको जो हमने चर्चा की उसको बताऊं बच्चों, तो अपने युग का शिशु का सिर्फ इतना ही तात्पर्य है कि उस समय, जिस समय मैकियावेली हुआ था और जब वह अपना राजनीतिक चिंतन, अपने राजनीतिक विचार, अपने दर्शन पर काम कर रहा था, उसने उस समय इटली में जो जो देखा उसी को अपनी पुस्तक में स्थान दिया, उसी को लिखा, और न केवल तत्कालीन परिस्थितियों को लिखा, वरन ये परिस्थितियाँ क्यों हैं और कैसे इनमें सुधार लाया जा सकता है, इनका क्या समाधान हो सकता है, इस पर भी उसने अपनी पुस्तकों में विचार या सुझाव प्रस्तुत किए। तो थैंक यू बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। अब अपनी अगली कक्षा में भी हम मैकियावेली के ही किसी अन्य अवधारणा पर चर्चा करेंगे।